दोस्तों, जब अब आपने वो सारे फैक्टर जान लिए हैं जो डिमांड एंड सप्लाई को और आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को और दूसरे इन्वेस्टर के भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, तो अब दोबारा फिर से हम रिविजिट करेंगे कि आपके ट्रेड क्यों फेल हो जाते हैं। एक एक करके हम सारे फैक्टर्स के ऊपर नजर डालेंगे और अब आप देखेंगे कि वेबिनार की स्पीड थोड़ा सा बढ़ गई है, क्योंकि जो ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट थे उसके ऊपर हमने ज्यादा टाइम दिया और अब इजी टॉप को बचे हैं, तो अब हम थोड़ा सा स्पीड से वेबिनार को चलाने की कोशिश करेंगे। आजकल का जो युग है वो इंफॉर्मेशन का युग है। हर किसी के पास स्मार्टफोन है और अगर कोई चाहे तो इकोनॉमिक डेटा, गवर्नमेंट की पॉलिसी में जो आई हुई चेंजेस हैं, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स हैं और जो भी आप चाहें वो सारी जानकारी जो है आपकी जेब में रहती है। इसके बाद भी आप प्रॉफिटेबली ट्रेड क्यों नहीं कर सकते हैं, उसके रीजन क्या क्या हैं, अब हम एक एक करके उन रीजन को जानेंगे। पहली बात, हो सकता है आपको सही जानकारी सही टाइम पे ना मिलती हो। दूसरा, आपके पास जहां टाइम ही ना हो, आप क्योंकि जॉब करते हैं आपके साथ इतना टाइम ही ना हो, या फिर अगर टाइम है भी तो टाइमली आप एक्सेस नहीं कर पाते उस इकोनॉमिक डेटा को या फाइनेंशियल न्यूज को। तीसरा, यू डोंट वेट टू सी हाउ द मार्केट रिएक्ट्स टू न्यू इंफॉर्मेशन एंड जस्ट जंप इन द ट्रेड। इस लाइन का मतलब समझ लेना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद भी स्टॉक की प्राइस गिर जाती है और कई बार बहुत बुरा रिजल्ट आने के बाद भी स्टॉक की प्राइस ऊपर चढ़ जाती है। इसलिए रिजल्ट्स आने के बाद ये देखना बहुत जरूरी होता है कि कम से कम 15-20 मिनट तक स्टॉक की प्राइस रिएक्ट कैसे करती है रिजल्ट आने के बाद, और क्या 15 मिनट की एक ग्रीन कैंडल के बाद फॉलोअप कैंडल भी आती है या नहीं आती है। अगर ये इस मार्केट के रिएक्शन का आप इंतजार नहीं करेंगे तो एक ग्रीन बड़ी कैंडल बनने के बाद बहुत बार प्राइस नीचे गिरती है और फिर पानी भी नहीं मांगती। और कई बार ऐसा होता है कि किसी स्टॉक को गिरता हुआ देख के, रिजल्ट के बाद स्टॉक को गिरता हुआ देख के लोग उसमें शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं और फिर वो ऊपर चली जाती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी मार्केट किसी नई इंफॉर्मेशन के बारे में आपको पता चलता है तो उस नई इंफॉर्मेशन का किसी स्टॉक के ऊपर असर कैसा पड़ रहा है, वो रिएक्शन मार्केट का देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे और सीधा ट्रेड में जंप कर जाएंगे तो हो सकता है एक ग्रीन कैंडल के बाद 5 रेड कैंडल मिल जाए आपको, या 5 रेड कैंडल के बाद अचानक मार्केट ऊपर चढ़ना चालू करती है और फिर ऊपर ही ऊपर चली जाती है। मार्केट का रिएक्शन देखे बिना आपको किसी स्टॉक में बिल्कुल नहीं कूदना चाहिए। एक और कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपके ट्रेड प्रॉफिट में नहीं जाते, वो है कि स्मार्ट मनी या बिग प्लेयर्स सारी इंफॉर्मेशन एडवांस में ही ले लेते हैं और वो अपनी पोजीशन बहुत पहले बना के रख लेते हैं और उसके बाद आपके लिए कोई स्कोप छोड़ते ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक्सिस बैंक का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। स्मार्ट मनी बिग प्लेयर्स ने पहले ही अपने सोर्सेज से पता कर लिया कि इस बार उसका रिजल्ट कैसा आएगा। वो 30-40 दिन पहले ही उसको अक्यूमुलेट करने में लग जाते हैं और जब रिजल्ट आता है तो अच्छा रिजल्ट देख के आप लोग उसमें कूद पड़ते हो और स्मार्ट मनी बिग प्लेयर्स जो 20-30% डिस्काउंट पे उसके अंदर 40 दिन पहले ही एंट्री लेना शुरू कर दिए थे, अब वो रिजल्ट आने के बाद जब उसमें डिमांड बढ़ जाती है तो उस बढ़ी हुई डिमांड में वो अपना स्टेक जो है निकाल के निकल जाते हैं और फिर स्टॉक का उसके बाद नीचे गिरना तय हो जाता है। एक और पॉइंट है और वो ये है कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं और बहुत सारे फैक्टर हैं जो उनको इफेक्ट करते हैं, तो इस सब को मैनुअली याद रखना पॉसिबल नहीं है। ये भी आपके ट्रेड्स के फेल होने का एक कारण है। यहां तक कि बहुत अच्छी स्टॉक्स में भी आपके ट्रेड फेल हो सकते हैं अगर आपकी एंट्री या एग्जिट जो है गलत है। अब आपके मन में ये होगा कि इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए। सोल्यूशन इसका ये है, ये बात सच है कि बहुत सारे कारक हैं जिनको
ट्रैक करना पड़ेगा आपको, और बहुत सारे स्टॉक्स हैं उनको मॉनिटर करना पड़ेगा आपको, और ये मैनुअली करना आसान काम नहीं है। बट इसका सोल्यूशन ये है कि दो टूल ऐसे हैं जिसको यूज करके आप इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। पहला, टेक्नोलॉजी और डेटा फीड को आप यूज करिए सारी स्टॉक्स को ट्रैक करने की। मैनुअली तो पॉसिबल होगा नहीं, आप टेक्नोलॉजी को यूज करें, डेटा फीड को यूज करें, और मैं नहीं बोलता कि आप हमारा टूल यूज करो, जीटा फोर्स या जीटा डैशबोर्ड यूज करो, कोई भी एनी टूल जो ये काम करता हो आप उसको यूज करें। तो मैनुअली आपको सब चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये टूल आपको बता देंगे और ट्रैक करते रहेंगे कि कौन से स्टॉक में कब कहाँ डिमांड एंड सप्लाई ऊपर नीचे हुई है। दूसरा यह है कि स्मार्ट मनी मार्केट मेकर्स एंड हॉक्स जो सारे उन फैक्टर को ट्रैक करते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। आप जानते होंगे कि म्यूचुअल फंड का अगर कोई फंड मैनेजर है तो वो MBA फाइनेंस होगा ही होगा, उसका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होगा, वो IIM अहमदाबाद का टॉपर रहा होगा वगैरह वगैरह। तो वो लोग वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, वो मार्केट के टर्मिनोलॉजी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होते हैं, और क्योंकि उसका काम ही यही है, ही इज बीइंग पेड फॉर दैट, तो वो इन्फॉर्मेशन को ट्रैक भी करते हैं, और उनको इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करने के बहुत सारे उनके पास ऐसे टूल होते हैं जिसके बारे में हम हो सकता है जानते ही ना हो। तो अगर आप स्मार्ट मनी मार्केट मेकर और हॉक्स को फॉलो करेंगे तो उनके फुट स्टेप्स के पीछे पीछे चलते हुए उनके साथ साथ हम भी पैसा कमा सकते हैं। ये दो टूल हैं जो आपके ट्रेड को फेलियर से सक्सेस की तरफ लेके जा सकते हैं। अब आप 2 मिनट के लिए सोचें कि जब हम मार्केट को अफेक्ट करने वाले डिमांड एंड सप्लाई को अफेक्ट करने वाले 6 फैक्टर के बारे में पढ़ रहे थे ना, जिसमें इकोनॉमिक डेटा था, जिसमें मार्केट डायनामिक्स था, इंटरेस्ट रेट्स थे, वो सारे फैक्टर्स। तो अब आपको वो सारे फैक्टर अपने माइंड में रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्मार्ट मनी मार्केट मेकर्स एंड हॉक्स को फॉलो करेंगे तो मान के चलिए कि ये तो सारे 6 फैक्टर को ट्रैक कर ही रहे हैं और उनके बारे में जान ही रहे हैं, तो ये तो गलत डिसीजन लेंगे नहीं, ये तो अच्छा ही डिसीजन लेंगे अपने लिए प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इनको फॉलो करके आप भी इनके साथ साथ अपनी कैपिटल के हिसाब से अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और fear and greed of big players becomes evident from their positions and options. Accumulation and distribution by them in cash segment reveals what type of results are coming in this season and so on. अब इन 2 लाइनों का मतलब मैं आपको हिंदी में बताता हूं। पिछली स्लाइड में मैंने आपको एग्जांपल दी थी इन्फोसिस के किसी बहुत बड़े मैनेजमेंट पोजीशन में काम करने वाले बंदे के बारे में, जिसने 1.5 करोड़ की बेट लगाई थी। उसकी दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पे विप्रो वाले ने 1.5 करोड़ की बेट लगाई थी कॉल ऑप्शन में, इन्फोसिस के कॉल ऑप्शंस में। तो उसकी 1.5 करोड़ की पोजीशन जो अचानक पहले नहीं थी और अब प्रकट हुई है, वहां से उस बंदे का ग्रीड नजर आता है कि वो 1.5 करोड़ क्यों स्टेक पे लगा रहा है। अचानक कोई न्यूज तो है नहीं, फिर उसने 1.5 करोड़ के कॉल ऑप्शन क्यों लिया है। तो ये चीज हमारे डैशबोर्ड में आपको नजर आएगी। अगर किसी स्टॉक में अचानक आप देखते हैं कि 8-9 करोड़ की पोजीशन बन गई है, तो वाकई उसको या तो ऑर्डर फ्लो के बारे में पता है, आने वाले ऑर्डर के बारे में पता चल गया है, या उसको किसी न्यूज के बारे में पता चल गया है, इस आधार पे वो इतना बड़ा रिस्क ले रहा है। तो उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके भी ट्रेड प्रॉफिट के जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन कैश सेगमेंट। तो डैशबोर्ड का एक सेक्शन है जो थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म बाई सेक्शन। अगर आप एक्सिस बैंक का अभी डेली कैंडल का चार्ट निकाल के देखें तो आप देखेंगे कि पिछले 40-50 सेशन से उसमें अक्यूमुलेशन हो रही थी और वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। वो धीरे धीरे ऊपर क्यों आ रहा था, वो आपको एक्सिस बैंक का जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन की बनी हुई कैंडल से पता चल जाएगा। जिस दिन एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया और उसकी बहुत अच्छी डेली कैंडल बनी, जो आज तक बनी ही नहीं थी, पिछले दूर दूर तक मैंने देखा 6-7 महीने में उतनी बड़ी कैंडल नहीं बनी थी, लेकिन
मार्केट के जो बड़े प्लेयर हैं, स्मार्ट मनी है, वो 40-50 दिन से एक्सिस बैंक को अक्यूमुलेट करते आ रहे थे। वो चीज हमारे लॉन्ग टर्म बाई सेक्शन में पकड़ में आ जाती है रिजल्ट आने से पहले ही। तो लॉन्ग टर्म बाई सेक्शन में अगर कोई स्टॉक अपीयर होती है तो समझ लीजिए कि वहां पे स्मार्ट मनी अक्यूमुलेशन कर रहा है और कोई रीजन है जिसकी वजह से वो कर रहा है। दे नो कि उसमें कुछ इंफॉर्मेशन है जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, कुछ ना कुछ उनके पास एज है जिसके आधार पे वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी कैश सेगमेंट में और वो भी इतने लंबे समय से। दोस्तों, आज का युग जो है टेक्नोलॉजी का युग है। पुराने जमाने के हिसाब से ट्रेडिंग करने का टाइम खत्म हो गया। आपको अपने आप को चेंज करना होगा बदलते हुए माहौल के हिसाब से और आपको टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। अभी आप जो अपने स्क्रीन के ऊपर एक एग्जांपल देख रहे हो ना, ये चोलुटेका रिवर है जो होंडुरस में बनाया गया था 1998 में। उसके बाद वहां पे एक चक्रवात आया और जिसकी वजह से जो दरिया का रुख था ना वो बदल गया, लेकिन ब्रिज तो अपनी जगह पे खड़ा रहा, इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। तो रिवर जो है अपना रास्ता बदल गया, ब्रिज वहीं का वहीं खड़ा रह गया और ये यूजलेस हो गया। इस एक छोटी सी एग्जांपल का मतलब ये है कि बदलती हुई परिस्थितियों में अगर आप अपने आप को अडेप्ट नहीं करेंगे, आप नहीं बदलेंगे, तो आप यूजलेस होकर रह जाएंगे। अभी मार्केट में चल क्या रहा है उसके आधार पे आपको अपने आप को ढालना होगा, अपने आप को अडेप्ट करना होगा। आप देखते होंगे कि डैशबोर्ड में हम कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चेंजेस करते ही रहते हैं। हम अपने इंडिकेटर के भी 45 वर्जन बना चुके हैं और नेक्स्ट 48th एंड 49th वर्जन के ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं। और जब हम ये देखते हैं ना कि अब इन परिस्थितियों में ये इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है या डैशबोर्ड कहीं लैग कर रहा है, तो हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। और ये कांस्टेंट चेंज ही एक ऐसी चीज है जो पूरे यूनिवर्स में एक स्टेबल चीज मानी गई है। बाकी सब परिवर्तनशील है, बाकी सब कुछ बदलता रहता है। सो टेक्नोलॉजी को अपनाओ। हम नहीं बोलते कि हमारे ही टूल यूज करो, लेकिन बिना टेक्नोलॉजी के आज की परिस्थितियों के मुताबिक चलने वाले टूल्स को अगर आप नहीं अपनाएंगे तो ट्रेडिंग में आपका कोई चांस नहीं है। अगर आप ये बात जान गए तो आपको अपना एक एज ढूंढना होगा मार्केट में। एज का मतलब क्या होता है? एज होता है कि आपको दूसरों के मुकाबले में थोड़ी सी बढ़त मिल जाए। फॉर एग्जांपल 400 मीटर के ट्रैक के ऊपर आपने देखा होगा कि जब एथलीट्स दौड़ते हैं ना, तो जो सबसे आउटर सर्कल वाला होता है उसको बाकी लोगों से थोड़ा सा आगे रखा जाता है, क्योंकि वो बड़े सर्कल में दौड़ रहा है तो उसको थोड़ा सा एडवांटेज देनी पड़ेगी। और उसको उतनी एडवांटेज दी जाती है कि आउटर सर्कल में जितना ज्यादा डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा ना, उतना ही उसको पहले से ही आगे कर दिया जाए। सिमिलरली जब कोई टूल या कोई नया सॉफ्टवेयर आपको अगर एज दे रहा है तो उसका मतलब यह होता है कि ये कुछ ऐसा प्रोवाइड कर रहा है जो दूसरे इन्वेस्टर के ऊपर आपको थोड़ी सी बढ़त देगा, थोड़ा सा एडवांटेज देगा, जिसकी वजह से आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन दूसरे लोगों से अगर 15 मिनट पहले भी आपको पता चल जाए कि कुछ होने वाला है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, तो आप पहले ही उससे उस स्टॉक में पोजीशन लेके बैठ जाते हैं और फिर आपको वहां पे एडवांटेज मिलती है। और ये आपके लिए एडवांटेज ये कहां से आएगी? ये एडवांटेज आपके लिए आएगी डेटा से। जो बहुत बड़े प्लेयर हैं वो ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर उनको एक एज हासिल होता है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन जो है थोड़ा सा एडवांस में एक्सेस कर लेते हैं। ये बात कैश सेगमेंट के लिए भी ट्रू है, ये बात ऑप्शंस के लिए भी ट्रू है। और अगर आप उन्हीं को फॉलो करना चालू कर दें, बड़े प्लेयर्स को, तो वही एज आपको भी मिलता है जो उनको मिलता है। हल्का सा लेट मिलेगा क्योंकि उनके फुटस्टेप्स रिवील होने में आपको टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी को 5 करोड़ की पोजीशन बनानी है इन्फोसिस में, तो वो अचानक से एक झटके में 5 करोड़ के ऑप्शन नहीं खरीदेगा, वो धीरे धीरे खरीदेगा। आप देखोगे उसकी पोजीशन ग्रो करते हुए, पहले 1 करोड़, फिर 2 करोड़, फिर 3 करोड़, फिर 4 करोड़, 5 करोड़ तक आते आते कंफर्मेशन हमें मिल जाती है कि यहां पे बड़ा स्टेक लग रहा है। तब तक वो बंदा पोजीशन बना चुका है,
इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपके लिए खेल खत्म हो गया, आप भी एंट्री मारेंगे, आप उस इंफॉर्मेशन के आधार पे एंट्री मार रहे हैं जिस इंफॉर्मेशन के आधार पे उसने एंट्री बना ली है। हाँ, ये बात अलग है कि वो अगर 7% कमाएगा या 8% कमाएगा तो आप वहां पे 3 या 4% कमा सकते हैं या 2% कमा सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आपका पॉजिटिव ही आने की उम्मीद है, क्योंकि एक बड़ा प्लेयर आपके साथ है और उसके पास बहुत बेटर इंफॉर्मेशन है जो किसी के पास अभी है नहीं। अब सवाल उठता है कि स्मार्ट मनी को फॉलो क्यों किया जाए? स्मार्ट मनी को फॉलो करने का फायदा क्या है? बहुत सारी चीजें आदमी नेचर से सीखता है। एक फिश होती है जो आप अपनी तस्वीर में अभी देख रहे होंगे, छोटी सी मछली है ये, इसको रिमोरा फिश बोलते हैं और ये शार्क के साथ साथ रहती है। और इसकी स्ट्रेटजी ये है कि ये खुद तो इतनी छोटी है कि शिकार नहीं कर सकती, लेकिन शार्क के साथ रहते रहते इसको भी बहुत बार खाना मिल जाता है, क्योंकि जब शार्क अपना शिकार करती है, बड़े बड़े पीस करती हैं, तो बहुत सारे पीस इधर उधर स्कैटर हो जाते हैं, तो उसमें इसको भी अपना हाथ मारने का मौका मिल जाता है। वही स्ट्रेटजी हम स्मार्ट मनी के साथ अपनाते हैं कि स्मार्ट मनी अगर पैसे कमाएगा ना तो उसके साथ साथ मैं भी कमाऊंगा। स्मार्ट मनी को फॉलो क्यों करना चाहिए? अच्छा हाँ, यहाँ पे 3 अलग अलग तरह के प्लेयर हैं जिसके बारे में आप अक्सर हमें चैनल में बात करते सुनेंगे। एक तो है स्मार्ट मनी, और दूसरा है मार्केट मेकर्स, और तीसरा है हॉक्स। स्मार्ट मनी क्या होता है? स्मार्ट मनी बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशंस को बोलते हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये हेज फंड हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, बहुत बड़े बैंक हो सकते हैं, बहुत बड़ी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो सकती हैं। कहने का मतलब दे हैव मिलियंस ऑफ फंड्स टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। वो बड़े प्लेयर हैं वो। और जब किसी के को इतनी ज्यादा पैसे को इन्वेस्ट करना हो तो उतनी ही हार्ड वो स्टडी भी करके आएगा। इसलिए स्मार्ट मनी जो है उसको फॉलो करने से हमें फायदा होता है। स्मार्ट मनी को फॉलो करने के अगर हम कारण गिने तो ये है कि दे आर बेटर इन्फॉर्म्ड, इनके पास ज्यादा अच्छी जानकारी होती है, वो इनसाइड इंफॉर्मेशन खरीद भी सकते हैं या वो एडवांस इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं, चाहे ये इलीगल है। लेकिन मार्केट में इलीगल वही चीज है जिसके बारे में सेबी को पता चल जाए। जब तक पता नहीं चलता है तब तक हर एक चीज लीगली मानी जाएगी। दूसरा कारण यह है कि ये बहुत ज्यादा अमाउंट के डेटा को एनालाइज करते हैं और फिर ही किसी स्टॉक में एंट्री या एग्जिट करते हैं। अगर आपको इस बात को समझना है तो डेली कैंडल के ऊपर एक्सिस बैंक का चार्ट खोलो और आपको समझ में आ जाएगा कि स्मार्ट मनी इस स्टॉक में कर क्या रहा था पिछले 40-50 सेशन से। उसके बाद आते हैं हॉक। हॉक कौन लोग होते हैं? हॉक जो है, नाम से आपको पता चल गया होगा, तो कुछ अंदाजा लग गया होगा कि बहुत दलेर लोगों को बोला जाता है, बहुत बहादुर लोगों को बोला जाता है, जो फियरलेस होते हैं उसको हॉक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए ट्रेड कर रही है 40,000 के पास, ऐसे में अगर कोई बंदा 3800 का कॉल ऑप्शन बेच दे, 38,000 का कॉल ऑप्शन बेच दे, तो ये 200 पॉइंट इन द मनी वाला कॉल ऑप्शन बेच रहा है। इसके पास इतने गट्स कहां से आए? क्या इसको पता है कि मार्केट 2000 पॉइंट गिरने वाली है और ये 38,000 का जो कॉल ऑप्शन वो बेच रहा है वो जीरो हो जाएगा? इस टाइप के बंदों को हम हॉक बोलते हैं। अगर कोई हॉक जो है अचानक किसी स्टॉक में या इंडेक्स में बहुत बड़ी पोजीशन बना ले तो जाहिर सी बात है कि इसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है जिसके आधार पर ये इतना ही बड़ा डेयरिंग एक्ट कर रहा है। अदरवाइज इन द मनी कॉल ऑप्शन बेचना, वो भी इतना डीप इन द मनी जाके कॉल ऑप्शन बेचना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। जरूर इस बंदे के पास कुछ ना कुछ एज है, कुछ ना कुछ खास जानकारी इसके पास है, और उन बिट से उनका कॉन्फिडेंस झलकता है, उस पता चलता है कि इस ट्रेड में ये कितना कॉन्फिडेंट है। ये आपने देखा होगा मारुति में शुक्रवार को जब मारुति इतने अच्छे तरीके से ऊपर को जा रहा था तो 15 करोड़ की किसी ने कॉल ऑप्शन बेच दिए।
मारुति में। अब अगर आने वाले दिनों में मारुति स्टॉक नीचे गिर जाता है तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे 15 करोड़ के कॉल ऑप्शन बेचने वाला बंदा कितना स्मार्ट था, वरना चढ़ते हुए स्टॉक में ऊपर को बुरी तरह ऊपर जा रहे, वो भी रिजल्ट के बाद बुरी तरह ऊपर जा रहे मारुति ऐसे स्टॉक में 15 करोड़ के कॉल ऑप्शन बेचने की हिम्मत कौन करेगा। उसके पास अच्छी जानकारी है आने वाले ऑर्डर फ्लो की, और वो जानता है कि ये एक सर्टन रेंज से ऊपर जाएगा नहीं, इसीलिए वो वहां पे कॉल ऑप्शन बेचने की हिम्मत दिखा रहा है। अब बात करते हैं मार्केट मेकर की, कि मार्केट मेकर को क्यों फॉलो करना चाहिए। मार्केट मेकर वो होते हैं जिनको किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में पार्टिकुलर स्टॉक्स को बेचने का लाइसेंस मिला होता है, वो लोग मार्केट बनाते हैं। जब कोई भी बायर और सेलर नहीं होता तब भी मार्केट मेकर की वजह से आपको बिड या ऑफर मिल जाएगी, ताकि आप आसानी से अपने स्टॉक को बेच पाएं। और मार्केट मेकर को इस वजह से हल्का सा कमीशन भी मिलता है, जो उनके लाइसेंस के टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन होता है कि आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन मिलेगा इसमें। अब क्योंकि सारे ऑर्डर मार्केट मेकर के थ्रू ही एग्जीक्यूट होने हैं, तो उनको बहुत सारे ऑर्डर के बारे में जानकारी होती है, उनको उन ऑर्डर के बारे में भी जानकारी होती है जो आपको टर्मिनल में नजर नहीं आ रहे होते हैं। तो इसलिए ये जो 3 बड़े प्लेयर हैं मार्केट के, एक तो स्मार्ट मनी हो गया, दूसरा हॉक्स हो गए। अब हॉक्स की एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो इसमें वो इन्फोसिस और विप्रो वाले एम्प्लॉय भी आएंगे जो इनसाइड जानकारी रखते थे, ठीक है। और स्मार्ट मनी में आ जाते हैं बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स। और मार्केट मेकर में आते हैं वो कंपनियां जिनको लाइसेंस मिला हुआ है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में पार्टिकुलर स्टॉक्स को बेचने और खरीदने का। इन तीनों के ऊपर अगर आप पैनी नजर रखेंगे तो आपको मार्केट में होने वाली जो हरकतें हैं वो समझ में आना चालू हो जाएंगी, और हमारा जो पूरा डैशबोर्ड सिस्टम है वो इन्हीं तीनों बड़े प्लेयर के फुटप्रिंट्स को फॉलो करने के ऊपर बेस्ड है।